नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द बुक बाइट में स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। जेम्स नेस्टर की किताब ब्रीथ एक आकर्षक और गहरी खोज है कि कैसे सांस लेने की कला ने सदियों से हमें गलत समझा है और इसका हमारे स्वास्थ्य और कल्याण पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है। नेस्टर एक पत्रकार अपनी व्यक्तिगत यात्रा और वैज्ञानिक शोध के संयोजन से ये बताते हैं कि कैसे हमने आधुनिक जीवन शैली के कारण अपनी सहज सांस लेने की क्षमता खो दी है। किताब का मुख्य विचार ये है कि हम में से अधिकांश लोग गलत तरीके से सांस लेते हैं और ये कई स्वास्थ्य समस्याओं का मूल कारण है, जैसे कि खर्राटे, स्लीप एपनिया, अस्थमा, चिंता और यहाँ तक कि कुछ ऑटो इम्यून बीमारियां भी। वो बताते हैं कि हमने नाक से सांस लेने की अपनी प्राकृतिक क्षमता को त्याग दिया है और इसके बजाय मुंह से सांस लेना शुरू कर दिया है, जिससे हमारे वायु मार्ग सिकुड़ गए हैं और हमारे शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। नेस्टर विभिन्न प्राचीन सांस लेने की तकनीकों और आधुनिक विज्ञान के बीच संबंध स्थापित करते हैं। वो विभिन्न विशेषज्ञों, एथलीटों और अभ्यासकर्ताओं से मिलते हैं जो सांस लेने के फायदों को समझते हैं। वे योग, प्राणायाम और विभिन्न सांस लेने के अभ्यासों के बारे में बात करते हैं जो हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं। श्वास लेना कुछ ऐसा है जो हम सभी बिना ज्यादा सोचे समझे अपने आप करते हैं, फिर भी जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उसका हमारे स्वास्थ्य, खुशी और लंबी उम्र पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। अपनी किताब ब्रीथ में जेम्स नेस्टर बताते हैं कि आधुनिक मनुष्य उचित श्वास लेने की प्राचीन कला को कैसे भूल गए हैं और हमारी श्वास की शक्ति को फिर से खोजकर हम अपने शरीर, मन और आत्मा को कैसे ठीक कर सकते हैं। अच्छी तरह से श्वास लेना केवल हवा अंदर लेना नहीं है, ये इस बारे में है कि हम इसे कैसे अंदर लेते हैं, कितना अंदर लेते हैं और इसे कैसे बाहर निकालते हैं। खराब श्वास लेने की आदतें कई पुरानी बीमारियों में योगदान करती हैं, जिनमें हृदय रोग, श्वसन संबंधी स्थितियां और यहाँ तक कि मानसिक स्वास्थ्य विकार भी शामिल हैं। यह किताब श्वास लेने के विज्ञान, हम में से कई लोगों द्वारा की गई गलतियों और कैसे सरल समायोजन से जीवन बदलने वाले परिणाम हो सकते हैं की गहराई से पड़ताल करती है। आइए किताब के आवश्यक पाठों का अन्वेषण करें, जिसकी शुरुआत इस आश्चर्यजनक तथ्य से होती है कि मनुष्य पशु साम्राज्य में सबसे खराब श्वास लेने वालों में से एक बन गए हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे अगले किताब वीडियो का समर्थन करने के लिए वीडियो को लाइक करें। अध्याय 1, पशु साम्राज्य में सबसे खराब श्वास लेने वाले। मनुष्य पशु साम्राज्य में सबसे खराब श्वास लेने वालों में से है। अतीत में हमारे पूर्वज अधिक कुशलता से श्वास लेते थे और यह आंशिक रूप से उनके चेहरे की संरचना के कारण था। शुरुआती मनुष्यों के चेहरे चौड़े और नाक के मार्ग बड़े थे, जिससे उन्हें गहरी और आसानी से श्वास लेने में मदद मिलती थी। समय के साथ हालांकि आहार और जीवन शैली में बदलाव के साथ हमारे चेहरे संकरे हो गए हैं, हमारे जबड़े छोटे हो गए हैं और हमारे वायु मार्ग अधिक संकुचित हो गए हैं। यह अध्याय बताता है कि इन शारीरिक परिवर्तनों ने मनुष्यों को अक्षम श्वास लेने वाला कैसे बना दिया है, जिससे स्वास्थ्य समस्याओं की एक विस्तृत श्रृंखला में योगदान हुआ है। अन्य जानवरों के विपरीत मनुष्यों ने निष्क्रिय श्वास लेने की आदतें विकसित की हैं। मुख्य कारणों में से एक आहार में बदलाव है। हमारे पूर्वज असंसाधित, चबाने में कठिन खाद्य पदार्थ खाते थे जो उनके जबड़ों को मजबूत और उनके वायु मार्ग को चौड़ा रखते थे। आज अधिकांश लोग नर्म, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं जिन्हें कम चबाने की आवश्यकता होती है। चबाने की इस कमी के कारण पीढ़ियों से हमारे जबड़े सिकुड़ गए हैं, जिससे हमारे वायु मार्ग संकरे हो गए हैं और उचित श्वास लेना अधिक कठिन हो गया है। इसके अलावा यह अध्याय इस बात पर प्रकाश डालता है कि एलर्जी, प्रदूषण और गतिहीन जीवन शैली ने भी श्वास लेने की गुणवत्ता में गिरावट में योगदान किया है। श्वास लेने की गुणवत्ता। मनुष्य अब अधिक पर्यावरणीय तनावों का सामना कर रहे हैं जो हमारे श्वसन प्रणाली को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए इंडोर एयर कंडीशनिंग और हीटिंग पर हमारी निर्भरता ने
हवा की नमी और गुणवत्ता को बदल दिया है, जिसका असर हमारी श्वास लेने की क्षमता पर पड़ता है। हम में से अधिकांश लोग उथले तेज पैटर्न में श्वास लेते हैं, जो हमारे शरीर को ऑक्सीजन से वंचित करता है और तनाव के स्तर को बढ़ाता है। इस समझ के माध्यम से अध्याय इस बात की नींव रखता है कि हम अपनी श्वास को कैसे वापस पा सकते हैं और खराब श्वास लेने की आदतों के कारण हुए नुकसान को कैसे ठीक कर सकते हैं। अध्याय 2, मुंह से श्वास लेना। मुंह से श्वास लेना एक अविश्वसनीय रूप से आम आदत है, फिर भी श्वास लेने के सबसे हानिकारक तरीकों में से एक है। इस अध्याय में हम सीखते हैं कि मुंह से श्वास लेना नाक के बजाय कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जिसमें खराब नींद, श्वसन संक्रमण और यहाँ तक कि चेहरे की संरचना में बदलाव भी। मुंह से श्वास लेना शरीर की प्राकृतिक रक्षा प्रणाली को बाईपास करता है, जो नाक में निर्मित होती है। नाक एक फिल्टर के रूप में काम करती है, हवा को हमारे फेफड़ों तक पहुंचने से पहले साफ करती है। जब हम नाक से श्वास लेते हैं तो हम हवा को नमी और गर्म भी करते हैं, जो हमारे फेफड़ों को जलन से बचाने में मदद करता है। हालांकि मुंह से श्वास लेना सूखी अनफिल्टर्ड हवा को अंदर लाता है, जिससे फेफड़ों और वायु मार्ग में सूजन हो सकती है, जिससे हम संक्रमण और श्वसन संबंधी स्थितियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। मुंह से श्वास लेने से जुड़ी सबसे महत्वपूर्ण समस्याओं में से एक नींद पर इसका प्रभाव है। रात में मुंह से श्वास लेने वाले कई लोग खर्राटे, स्लीप एपनिया और बेचैन नींद का अनुभव करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मुंह से श्वास लेने से वायु मार्ग संकरा हो जाता है, जिससे नींद के दौरान श्वास लेने में रुकावट आती है। समय के साथ ये क्रोनिक नींद की कमी का कारण बन सकता है, जो हमारे स्वास्थ्य के हर पहलू को प्रभावित करता है, संज्ञानात्मक कार्य से लेकर प्रतिरक्षा शक्ति तक। मुंह से श्वास लेना चेहरे और जबड़े की संरचना को भी प्रभावित करता है। जो बच्चे आदतन अपने मुंह से श्वास लेते हैं, उनमें लंबे चेहरे, टेढ़े मेढ़े दांत और कमजोर जबड़े की मांसपेशियां विकसित हो सकती हैं। यह संरचनात्मक परिवर्तन जीवन में बाद में नाक से श्वास लेना और भी मुश्किल बना सकता है। यह अध्याय हमें मुंह से श्वास लेने के बारे में जागरूक होने और नाक से श्वास लेने के लिए सचेत प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करता है। दिन के दौरान नाक से श्वास लेने का अभ्यास करने और रात में नाक स्ट्रिप्स या मुंह टेप का उपयोग करने जैसी सरल तकनीकें शरीर को सही ढंग से श्वास लेने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में मदद कर सकती हैं। अध्याय 3, श्वास लेने की गुणवत्ता। नाक हमारे शरीर का प्राथमिक और प्राकृतिक श्वास लेने का उपकरण है, और यह हमारे स्वास्थ्य में जितना हम महसूस कर सकते हैं, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जबकि कई लोग आदतन भीड़-भाड़ या अचेतन पसंद से अपने मुंह से श्वास लेते हैं, यह बताता है कि नाक से श्वास लेना समग्र कल्याण के लिए क्यों आवश्यक है। नाक से श्वास लेना न केवल हमें हवा में श्वास लेने में मदद करता है, बल्कि यह हवा को इस तरह से भी अनुकूलित करता है जो हमारी श्वसन प्रणाली की रक्षा और सुधार करता है। नाक एक प्राकृतिक एयर फिल्टर के रूप में कार्य करती है। यह छोटे बालों, सीलिया और बलगम के साथ डिजाइन की गई है, जो धूल, प्रदूषकों और अन्य हानिकारक कणों को हमारे फेफड़ों में प्रवेश करने से रोकते हैं। यह निस्पंदन प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि हम जो हवा श्वास लेते हैं वह साफ हो और जलन या संक्रमण का कारण बनने की संभावना कम हो। जब हम अपने मुंह से श्वास लेते हैं तो हम इस महत्वपूर्ण निस्पंदन प्रणाली को बाईपास कर देते हैं, जिससे हमारे फेफड़े हानिकारक पदार्थों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। नाक का एक और महत्वपूर्ण कार्य है हवा को फेफड़ों तक पहुंचने से पहले नम करना और गर्म करना। नाक के मार्ग नम झिल्लियों से ढके होते हैं, जो हमारी श्वास लेने वाली हवा में नमी जोड़ते हैं, जिससे फेफड़ों को सूखने से बचाया जा सके। हवा को शरीर के आंतरिक तापमान से मेल खाने के लिए भी गर्म किया जाता है, जिससे फेफड़ों के लिए प्रक्रिया करना आसान हो जाता है। मुंह से श्वास लेने से ये लाभ नहीं मिलते हैं। यही कारण है कि पुरानी मुंह से श्वास लेने वाले अक्सर मुंह सूखने, गले में जलन और श्वसन संबंधी समस्याओं की अधिक संभावना का अनुभव करते हैं।
नाक से श्वास लेने के सबसे महत्वपूर्ण शारीरिक लाभों में से एक नाइट्रिक ऑक्साइड का उत्पादन है। यह अणु नाक के मार्ग में बनता है और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड रक्त वाहिकाओं को फैलाने में मदद करता है, जिससे परिसंचरण में सुधार होता है और पूरे शरीर में ऑक्सीजन का बेहतर वितरण होता है। यह प्रक्रिया ऑक्सीजन ग्रहण को बढ़ाती है, जिससे शरीर ऑक्सीजन का उपयोग करने में अधिक कुशल हो जाता है। इसके विपरीत मुंह से श्वास लेना नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को सीमित करता है, जिससे ऑक्सीजन अवशोषण की दक्षता कम हो जाती है। शारीरिक लाभों से परे नाक से श्वास लेने का हमारी मानसिक स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। नाक से श्वास लेना गहरी, धीमी सांसों को प्रोत्साहित करता है, जो डायाफ्राम को संलग्न करते हैं, जो फेफड़ों के आधार पर स्थित एक बड़ी मांसपेशी है। डायाफ्रामिक श्वास लेना शरीर को शांत करने और तनाव कम करने के लिए जिम्मेदार पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करने के लिए महत्वपूर्ण है। इसके विपरीत मुंह से श्वास लेना उथला और तेज होता है, जो शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को ट्रिगर कर सकता है, जिससे तनाव, चिंता और यहाँ तक कि पैनिक अटैक भी बढ़ सकता है। यह अध्याय सामान्य नाक अवरोधों जैसे भीड़-भाड़, एलर्जी या विचलित सेप्टम के बारे में बताता है, जो नाक से श्वास लेने में बाधा डाल सकते हैं। जबकि नाक बंद होने पर मुंह से श्वास लेने की आदत में पड़ना आसान है, इन समस्याओं को दूर करने के समाधान हैं। नमकीन नाक स्प्रे, नाक स्ट्रिप्स या गंभीर मामलों में सर्जिकल हस्तक्षेप उचित नाक कार्य को बहाल करने में मदद कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नाक से श्वास लेने को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किए गए श्वास लेने के व्यायाम, जैसे नींद के दौरान मुंह को टेप करने का अभ्यास, शरीर को नाक के माध्यम से सही ढंग से श्वास लेने के लिए फिर से प्रशिक्षित कर सकते हैं। अंततः इस अध्याय का मुख्य संदेश यह है कि नाक से श्वास लेना शरीर का हवा लेने का इष्टतम तरीका है। यह ऑक्सीजन सेवन में सुधार करता है, तनाव कम करता है और बीमारी के खिलाफ शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा का समर्थन करता है। नाक के माध्यम से श्वास लेने के लिए सचेत प्रयास करके हम अपने ओवरऑल स्वास्थ्य और कल्याण में नाटकीय रूप से सुधार कर सकते हैं। अध्याय 4, श्वास छोड़ना। श्वास छोड़ना अक्सर एक निष्क्रिय कार्य के रूप में देखा जाता है, एक श्वास लेने के बाद हवा का एक साधारण निकास। हालांकि यह अध्याय इस तथ्य पर प्रकाश डालता है कि अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए श्वास छोड़ना उतना ही महत्वपूर्ण है, यदि अधिक नहीं तो। श्वास लेने जितना शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने के लिए उचित श्वास छोड़ना महत्वपूर्ण है, और अधूरा या उथला श्वास छोड़ना फेफड़ों में बासी हवा के संचय का कारण बन सकता है। हम में से अधिकतर बहुत उथले और जल्दी श्वास लेते हैं, जिसका अर्थ है कि हम पूरी तरह से हवा को बाहर नहीं निकालते हैं। अधूरे श्वास छोड़ने की यह आदत फेफड़ों में इस्तेमाल की गई ऑक्सीजन को फंसा देती है, जो अगली श्वास में ताजी ऑक्सीजन को कितनी कुशलता से लेते हैं उसे प्रभावित कर सकती है। समय के साथ उथली श्वास छोड़ने से फेफड़ों की क्षमता कम हो जाती है और ऑक्सीजन विनिमय सीमित हो जाता है, जिससे थकान, मस्तिष्क में धुंधलापन और श्वास फूलने की भावना हो सकती है। उथले श्वास लेने के शारीरिक प्रभावों में से एक रक्त प्रवाह में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण है। जबकि ऑक्सीजन जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है, कार्बन डाइऑक्साइड भूमिका निभाने में समान रूप से महत्वपूर्ण है, जो हमारी कोशिकाओं तक उचित ऑक्सीजन वितरण सुनिश्चित करता है। जब हम पूरी तरह से श्वास छोड़ने में विफल रह जाते हैं, तो शरीर में अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड बनी रहती है, जिससे चिंता, सिर दर्द और चक्कर आने जैसे लक्षण हो सकते हैं। इसलिए शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखने के लिए उचित श्वास छोड़ना आवश्यक है। यह अध्याय श्वास छोड़ने को बढ़ाने और श्वास लेने को अधिक कुशल बनाने के लिए कई तकनीकों का परिचय देता है। ऐसी ही एक विधि डायाफ्रामिक श्वास लेना है, जो फेफड़ों को पूरी तरह से एंगेज करने के लिए डायाफ्राम के उपयोग को प्रोत्साहित करता है। छाती के बजाय पेट में गहराई से श्वास लेकर हम डायाफ्राम को सक्रिय करते हैं, जिससे अधिक पूर्ण श्वास लेना और समान रूप से पूर्ण श्वास छोड़ना संभव
होता है। इस प्रकार की श्वास लेने से डायाफ्राम मजबूत होता है और फेफड़ों से पुरानी बासी हवा को साफ करने में मदद मिलती है, जिससे अगली श्वास में ताजी ऑक्सीजन के लिए जगह बनती है। इस अध्याय में उजागर एक और अभ्यास विस्तृत श्वास छोड़ना है, एक ऐसी तकनीक जिसमें श्वास छोड़ने को जानबूझकर श्वास लेने से लंबा किया जाता है। यह विधि विश्राम को बढ़ावा देती है और तंत्रिका तंत्र को विनियमित करने में मदद करती है। उदाहरण के लिए 4 की गिनती के लिए श्वास लेना और 6 की गिनती के लिए श्वास छोड़ना शरीर को तनाव मुक्त करने और कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन के उत्पादन को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह धीमा जानबूझकर श्वास छोड़ना पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करता है, जो आराम और ठीक होने के लिए जिम्मेदार है और रक्तदाब को कम करने और नींद में सुधार करने में मदद कर सकता है। श्वास छोड़ना मन को शांत करने का एक अद्भुत तरीका भी है। हवा को धीरे धीरे छोड़ने का कार्य हृदय गति को धीमा करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। यही कारण है कि इसका अक्सर माइंडफुलनेस और ध्यान प्रथाओं में इस्तेमाल किया जाता है। गहरी नियंत्रित श्वास छोड़ना तनाव या चिंता के क्षणों में विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। निष्कर्ष में श्वास छोड़ना केवल हवा को छोड़ना नहीं है, यह एक सक्रिय प्रक्रिया है जो शरीर के श्वसन स्वास्थ्य को बनाए रखने, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को बाईपास करने और तनाव को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पूरी तरह से और सचेत रूप से श्वास छोड़ना सीखकर हम फेफड़ों के कार्य में सुधार कर सकते हैं, मानसिक क्षमता बढ़ा सकते हैं और विश्राम को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 5 श्वास को धीमा करना। हमारी श्वास को धीमा करना हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के सबसे सरल और प्रभावी तरीकों में से एक है। यह अध्याय इस बात पर जोर देता है कि हम में से कई लोग बहुत जल्दी श्वास लेते हैं, अक्सर उथली सांसें लेते हैं जो हमारे शरीर को पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं देती हैं। तेज श्वास लेना, खासकर जब अनजाने में किया जाता है, तो शरीर में तनाव प्रतिक्रियाओं को ट्रिगर कर सकता है और कई स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म दे सकता है। जब हम जल्दी श्वास लेते हैं तो हम अक्सर अपने फेफड़ों के केवल ऊपरी हिस्सों को संलग्न करते हैं, जिसका अर्थ है कि ऑक्सीजन विनिमय सीमित है। तेज उथली सांसें रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बाधित करती हैं, जिससे चक्कर आना, श्वास फूलना और चिंता जैसे लक्षण होते हैं। इस प्रकार की श्वास लेने को अक्सर छाती श्वास लेना कहा जाता है और यह उन लोगों में आम है जो तनाव में हैं, चिंतित हैं या थके हुए हैं। हमारे स्वास्थ्य को बेहतर बनाने की कुंजी हमारी श्वास को धीमा करने और गहरी पूरी सांसें लेने में निहित है। अनुसंधान से पता चला है कि इष्टतम स्वास्थ्य के लिए आदर्श श्वास लेने की दर प्रति मिनट लगभग 5 से 6 सांसें हैं। ये धीमी श्वास लेने की दर फेफड़ों में बेहतर ऑक्सीजन अवशोषण और अधिक कुशल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की अनुमति देती है। यह शरीर के स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को विनियमित करने में भी मदद करती है, विश्राम को बढ़ावा देती है और फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया के सक्रियण को कम करती है। इस अध्याय के केंद्रीय विचारों में से एक सुसंगत श्वास लेने की अवधारणा है, एक ऐसा अभ्यास जिसमें श्वास लेना और श्वास छोड़ना दोनों धीमा और नियंत्रित होता है। प्रत्येक श्वास लगभग 5 से 6 सेकंड तक चलती है। सुसंगत श्वास लेना हृदय गति को श्वास के साथ सिंक्रोनाइज करने में मदद करता है, जिससे हृदय गति परिवर्तनशीलता में सुधार होता है, जो हृदय स्वास्थ्य का एक प्रमुख संकेतक है। धीमी स्थिर श्वास लेने से रक्तचाप भी कम होता है और तनाव हार्मोन का स्तर कम होता है, जिससे शांति और कल्याण की भावना को बढ़ावा मिलता है। इस अध्याय में उजागर एक और अभ्यास बॉक्स ब्रीदिंग है, एक ऐसी तकनीक जिसका उपयोग नेवी सील और अन्य उच्च प्रदर्शन वाले व्यक्ति दबाव में ध्यान और शांति बनाए रखने के लिए करते हैं। बॉक्स ब्रीदिंग में 4 की गिनती के लिए श्वास लेना, 4 सेकंड के लिए श्वास रोकना, 4 सेकंड के लिए श्वास छोड़ना और फिर अगली श्वास से पहले 4 सेकंड के लिए रुकना शामिल है। यह विधि न केवल श्वास को धीमा करती है, बल्कि मन को केंद्रित और तनावपूर्ण स्थितियों में शांत रहने के लिए प्रशिक्षित करती है। यह अध्याय मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता के लिए धीमी श्वास लेने के लाभों का भी पता लगाता है। जब हम धीरे धीरे और गहराई से श्वास लेते हैं, तो हम मस्तिष्क तक पहुंचने वाली ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जिससे संज्ञानात्मक कार्य में सुधार होता है। संज्ञानात्मक कार्य
और एकाग्रता में सुधार होता है। धीमी श्वास लेने से शरीर में तनाव हार्मोन का स्तर भी कम होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करना और विकर्षणों से बचना आसान हो जाता है। नींद की गुणवत्ता पर धीमी श्वास लेने का प्रभाव इस अध्याय का एक और महत्वपूर्ण विषय है। कई लोग नींद के दौरान उथली तेज श्वास लेने का अनुभव करते हैं, जिससे खंडित बेचैन नींद हो सकती है। दिन के दौरान धीमी श्वास लेने का अभ्यास करके हम अपने शरीर को नींद के दौरान अधिक धीरे धीरे और गहराई से श्वास लेने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, जिससे नींद की गुणवत्ता में सुधार होगा और अधिक आरामदायक नींद आएगी। निष्कर्ष में हमारी श्वास को धीमा करने का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सचेत रूप से धीमी गहरी श्वास लेने का अभ्यास करके हम तनाव कम कर सकते हैं, हृदय स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं, ध्यान बढ़ा सकते हैं और बेहतर नींद को बढ़ावा दे सकते हैं। धीमी श्वास लेना एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है, जो हमें जीवन के हर क्षेत्र में अधिक कल्याण प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अध्याय 6, कम श्वास लेना। यह अध्याय एक ऐसी अवधारणा का परिचय देता है जो कई लोगों के लिए प्रति सहज लग सकती है। कम श्वास लेना वास्तव में आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो सकता है। बहुत से लोग बिना एहसास किए अधिक श्वास लेते हैं। अधिक श्वास लेना, जिसे हाइपर वेंटिलेशन भी कहा जाता है, तब होता है जब हम अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक हवा अंदर लेते हैं। भले ही ऐसा लगे कि अधिक हवा का मतलब अधिक ऑक्सीजन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत अधिक या बहुत गहराई से श्वास लेने से वास्तव में शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच नाजुक संतुलन बिगाड़ देता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होती हैं। अधिक श्वास लेने की मुख्य समस्या ये है कि यह शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर कम कर देता है। हालांकि हम आमतौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को एक अवशिष्ट पदार्थ मानते हैं जिसे बाहर निकालना होता है, ये वास्तव में रक्त से ऊतकों और अंगों में ऑक्सीजन को छोड़ने में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। जब हम बहुत जल्दी श्वास लेते हैं या बहुत अधिक हवा अंदर लेते हैं, तो हम बहुत अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, जिससे हमारे शरीर की कोशिकाओं को ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित हो जाती है। अधिक श्वास लेना तनाव और चिंता से भी जुड़ा है। उथली तेज श्वास लेने से शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया ट्रिगर होती है, जिससे कॉर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन बढ़ जाते हैं। इससे आप चिंतित, थका हुआ और यहाँ तक कि हल्का महसूस कर सकते हैं। कई लोग जो पुरानी चिंता या पैनिक अटैक से पीड़ित हैं, वे अधिक श्वास लेते हैं, जिससे उनके लक्षण और तीव्र हो जाते हैं। अधिक श्वास लेने को संबोधित करने के लिए इस अध्याय में पेश की गई तकनीकों में से एक बुटीको विधि है, जिसका नाम इसके निर्माता डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन बुटीको के नाम पर रखा गया है। यह विधि लोगों को नाक के माध्यम से छोटी धीमी सांसें लेकर कम श्वास लेना सिखाती है। लक्ष्य शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बहाल करना और ऑक्सीजन अवशोषण में सुधार करना है। बुटीको विधि के अभ्यासकों को इतनी छोटी सांसें लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है कि ऐसा लगता है कि वे बिल्कुल भी श्वास नहीं ले रहे हैं। यह अभ्यास अस्थमा, चिंता और अन्य श्वसन संबंधी समस्याओं के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकता है। यह अध्याय श्वास लेने के संबंध में जागरूकता के महत्व पर भी चर्चा करता है। हम में से कई लोग इस बात से अनजान हैं कि हम कितना श्वास लेते हैं। हम बिना एहसास किए ही तेज उथली सांसें ले सकते हैं। केवल अपनी श्वास पर ध्यान देने से हमें इसे धीमा करने और कम हवा अंदर लेने में मदद मिल सकती है, जिससे बेहतर स्वास्थ्य परिणाम मिलते हैं। कम श्वास लेने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को हवा से वंचित कर रहे हैं। इसके बजाय यह अधिक कुशलता से श्वास लेने के बारे में है। छोटी, अधिक नियंत्रित श्वास लेने पर ध्यान केंद्रित करने वाली तकनीकों का अभ्यास करके हम शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन वितरण में सुधार कर सकते हैं, तनाव कम कर सकते हैं और ओवरऑल कल्याण बढ़ा सकते हैं। कम श्वास लेना जब ठीक से किया जाता है तो श्वसन प्रणाली को ऑप्टिमाइज करने में मदद करता है और शरीर को अपने सबसे अच्छे रूप में कार्य करने में अनुमति देता है। अध्याय 7, चबाना और श्वास लेना। ये अध्याय चबाने और श्वास लेने के बीच आश्चर्यजनक संबंध की पड़ताल करता है।
जबकि पहली नजर में चबाना और श्वास लेना असंबंधित लग सकता है, दोनों के बीच गहरा संबंध है। चबाना हमारे चेहरे की संरचना, जबड़े की ताकत और वायु मार्ग को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये सभी हमारी श्वास लेने के तरीके को प्रभावित करते हैं। आधुनिक समाजों में एक बड़ी समस्या ये है कि हमारे आहार में भारी बदलाव आया है। हमारे पूर्वज ऐसे खाद्य पदार्थ खाते थे जो अधिक कठोर और रेशेदार थे, ऐसे खाद्य पदार्थ जिन्हें बहुत चबाने की आवश्यकता होती थी। इस लगातार चबाने से मजबूत जबड़े, अच्छी तरह से संरेखित दांत और चौड़े वायु मार्ग विकसित करने में मदद मिली। ये सभी बेहतर श्वास लेने में योगदान करते थे। आज हालांकि अधिकांश लोग नरम प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ खाते हैं जिन्हें न्यूनतम चबाने की आवश्यकता होती है। इससे कमजोर जबड़े की मांसपेशियां, छोटे वायु मार्ग और श्वास लेने की समस्याओं में वृद्धि हुई है, जैसे कि मुंह से श्वास लेना, स्लीप एपनिया और खर्राटे। ये अध्याय बताता है कि चबाने की कमी चेहरे की संरचना के विकास को कैसे प्रभावित करती है, खासकर बच्चों में। जब बच्चे ज्यादातर नरम खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उनके जबड़े की मांसपेशियां ठीक से विकसित नहीं होती हैं, जिससे संकीर्ण तालु और टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। ये संरचनात्मक समस्याएं वायु मार्ग को संकुचित कर सकती हैं, जिससे श्वास लेना कठिन हो जाता है, खासकर नींद के दौरान। यही कारण है कि आज कई लोग रात में श्वास लेने में कठिनाइयों का अनुभव करते हैं, जिससे नींद बाधित होती है और ऑक्सीजन का सेवन कम होता है। लेकिन ये केवल बच्चों के बारे में नहीं है, वयस्क भी अधिक चबाने से लाभ उठा सकते हैं। बढ़े हुए चबाने से जबड़े की मांसपेशियों को मजबूत करने से वायु मार्ग को चौड़ा करने और श्वास लेने में सुधार करने में मदद मिल सकती है। जितना अधिक हम चबाते हैं, उतना ही अधिक हम उन मांसपेशियों का व्यायाम करते हैं जो उचित श्वास लेने का समर्थन करती हैं। उदाहरण के लिए च्युइंगम चबाना इन मांसपेशियों का व्यायाम करने का एक सरल तरीका हो सकता है। कच्ची सब्जियां, नट्स या साबुत अनाज जैसे अधिक चबाने वाले खाद्य पदार्थ न केवल पौष्टिक होते हैं, बल्कि जबड़े को मजबूत करने और बेहतर श्वास लेने को प्रोत्साहित करने के लिए भी फायदेमंद होते हैं। श्वास लेने में सुधार के अलावा चबाने का हमारे पाचन तंत्र पर भी प्रभाव पड़ता है। भोजन को अच्छी तरह से चबाने से लार में मौजूद एंजाइमों को पेट तक पहुंचने से पहले भोजन को तोड़ना शुरू करने की अनुमति मिलती है, जिससे पाचन आसान और अधिक कुशल हो जाता है। ये बदले में अधिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकता है, क्योंकि उचित पाचन पोषक तत्वों के अवशोषण के लिए आवश्यक है। इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है कि अधिक चबाने जैसी सरल चीज बेहतर श्वास लेने और बेहतर स्वास्थ्य को जन्म दे सकती है। ये केवल इस बारे में नहीं है कि आप क्या खाते हैं, बल्कि यह भी कि आप कैसे खाते हैं। अपने आहार में अधिक चबाने वाले रेशेदार खाद्य पदार्थों को शामिल करके और अच्छी तरह से चबाने के लिए समय निकालकर आप अपनी जबड़े की ताकत बढ़ा सकते हैं, अपने वायु मार्ग को चौड़ा कर सकते हैं और अपनी श्वास लेने की क्षमता में सुधार कर सकते हैं। अध्याय 8, अधिक श्वास लेना। कभी कभी जबकि इस पुस्तक के कई अध्याय कम श्वास लेने के लाभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यह अध्याय एक अलग दृष्टिकोण लेता है और उन समयों को उजागर करता है जब अधिक श्वास लेना वास्तव में फायदेमंद होता है। कुंजी यह जानना है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के तरीके से अपनी श्वास लेने की मात्रा को कब और कैसे बढ़ाना है, न कि नुकसान पहुंचाना। शारीरिक व्यायाम या कुछ प्रकार के श्वास कार्य जैसी गतिविधियों के दौरान अधिक श्वास लेना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिनके लिए ऑक्सीजन का सेवन बढ़ाना आवश्यक है। गहरी श्वास लेने से रक्त को ऑक्सीजन मिल सकता है, ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है और मानसिक शार्पता बढ़ सकती है। यह अध्याय सुपर वेंटिलेशन के विचार का परिचय देता है, एक ऐसा अभ्यास जिसमें जानबूझकर कम समय के लिए अधिक गहराई से और तेजी से श्वास लेना शामिल है। सुपर वेंटिलेशन शरीर में ऑक्सीजन भरकर काम करता है, जो प्रदर्शन में सुधार, ऊर्जा को बढ़ाने और मस्तिष्क को स्टिम्युलेट करने में मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए एथलीट अक्सर फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने, सहन शक्ति में सुधार करने और तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान ऑक्सीजन सेवन को अधिकतम करने के लिए गहरी श्वास लेने की तकनीकों का अभ्यास करते हैं। इस प्रकार की श्वास लेने से शरीर को अधिक ऑक्सीजन लेने और अधिक कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की अनुमति मिलती है, जिससे मांसपेशियों और अंगों को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक ईंधन
मिलता है। हालांकि अधिक श्वास लेना हमेशा नहीं करना चाहिए। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, अधिक श्वास लेने से चक्कर आना या हल्कापन जैसे नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं और यह शरीर में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को बिगाड़ सकता है। यही कारण है कि गहरी श्वास लेने या सुपर वेंटिलेशन का अभ्यास संयम से और इरादे से करना चाहिए। इसे कम समय के लिए किया जाना चाहिए, न कि रोजाना अभ्यास के रूप में। यह अध्याय कभी-कभी श्वास प्रशिक्षण अभ्यासों के लाभों पर भी प्रकाश डालता है। ये अभ्यास, जिनमें तात्कालिक रूप से श्वास लेने की मात्रा बढ़ाना शामिल है, फेफड़ों के कार्य में सुधार, ऊर्जा को बढ़ाने और एकाग्रता को तेज करने में मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए विम हॉफ विधि जैसे श्वास कार्य अभ्यासों में तीव्र गहरी श्वास लेने के बाद श्वास रोकना शामिल है। ये तरीके ऑक्सीजन वितरण में सुधार, मानसिक शार्पता बढ़ाने और यहाँ तक कि प्रतिरक्षा प्रणाली को वियमित करने में भी मदद कर सकते हैं। अध्याय इस बात पर जोर देता है कि संतुलन महत्वपूर्ण है। जबकि कुछ स्थितियों में अधिक श्वास लेना फायदेमंद हो सकता है, यह शौर श्वास लेने की नींव की जगह नहीं लेना चाहिए। यह जानना महत्वपूर्ण है कि अपने स्वास्थ्य का समर्थन करने के लिए श्वास लेने की तकनीकों का कब और कैसे उपयोग करना है, बिना अति किए। गहरी तीव्र श्वास लेने के अभ्यासों का कभी-कभी शारीरिक प्रदर्शन और मानसिक तीक्ष्णता में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है, लेकिन सभी उपकरणों की तरह इसका भी समझदारी से उपयोग किया जाना चाहिए। अध्याय 9, श्वास रोको। श्वास रोकना एक प्राचीन अभ्यास है जिसका उपयोग सदियों से मनुष्यों द्वारा ध्यान, गोताखोरी और एथलेटिक प्रशिक्षण में किया जाता रहा है। ये अध्याय श्वास रोकने के पीछे के विज्ञान और लाभों का पता लगाता है और इसे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। जब हम अपनी श्वास रोकते हैं तो शरीर अस्थायी रूप से ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में प्रवेश करता है, जो इसे रक्त प्रवाह में पहले से मौजूद ऑक्सीजन का उपयोग करने में अधिक कुशल बनने के लिए मजबूर करता है। ये प्रक्रिया शरीर की ऑक्सीजन को निकालने और उपयोग करने की क्षमता में सुधार करती है, जिससे फेफड़ों के कार्य में वृद्धि, बेहतर परिसंचरण और बढ़ी हुई सहन शक्ति हो सकती है। श्वास रोकने का मन पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। ये पैरासिम्पैथेटिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करके तंत्रिका तंत्र को शांत करने में मदद करता है, जिससे तनाव कम होता है और विश्राम को बढ़ावा मिलता है। यही एक कारण है कि श्वास रोकने का उपयोग अक्सर दुनिया भर में ध्यान प्रथाओं में किया जाता है। श्वास रोककर आप अपना ध्यान अंदर की ओर ला सकते हैं, बाहरी विकर्षणों को कम कर सकते हैं और गहरी शांति की स्थिति में प्रवेश कर सकते हैं। इस अध्याय में कई प्रकार के श्वास रोकने के अभ्यास बताए गए हैं। सबसे आम तरीकों में से एक है गहरी से श्वास लेना, कुछ सेकंड के लिए श्वास रोकना और फिर धीरे-धीरे श्वास छोड़ना। समय के साथ अभ्यासकर्ता श्वास रोकने की अवधि बढ़ा सकते हैं, धीरे-धीरे अपनी फेफड़ों की क्षमता और ऑक्सीजन दक्षता का निर्माण कर सकते हैं। श्वास रोकने का उपयोग कई खेलों और शारीरिक गतिविधियों में सहन शक्ति बढ़ाने और प्रदर्शन में सुधार के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए फ्री डाइवर अपने शरीर को पानी के भीतर लंबे समय तक श्वास रोकने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। ये प्रशिक्षण उन्हें ऑक्सीजन टैंक की आवश्यकता के बिना गहरा गोता लगाने और लंबे समय तक पानी के भीतर रहने की अनुमति देता है। इसी तरह एथलीट फेफड़ों की क्षमता बनाने और शारीरिक तनाव के तहत प्रदर्शन करने की अपनी क्षमता में सुधार के लिए श्वास रोकने के अभ्यासों का उपयोग करते हैं। अध्याय चेतावनी देता है कि श्वास रोकने को ध्यानपूर्वक और सुरक्षित वातावरण में किया जाना चाहिए। अपने शरीर को सुनना और खुद को बहुत अधिक धक्का न देना महत्वपूर्ण है, खासकर यदि आप श्वास रोकने के अभ्यासों के लिए नए हैं। जबकि इस अभ्यास के कई लाभ हैं, यदि इसे अनुचित तरीके से किया जाए तो ये असुविधा या चक्कर आने का कारण भी हो सकता है। इस अध्याय से मुख्य बात यह है कि श्वास रोकना जब सुरक्षित रूप से अभ्यास किया जाता है तो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य दोनों को बेहतर बनाने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। अपनी श्वास को नियंत्रित करना और इसे कुछ समय के लिए रोकना सीखकर आप अपनी फेफड़ों की क्षमता, ऑक्सीजन दक्षता में सुधार कर सकते हैं और शांति और एकाग्रता की अधिक भावना प्राप्त कर सकते हैं।
अध्याय 10 तेज, धीमा और बिल्कुल नहीं। ये अध्याय श्वास लेने की विभिन्न तालों तेज, धीमी और यहाँ तक कि बिल्कुल नहीं और प्रत्येक ताल के अनोखे लाभों का पता लगाता है। श्वास लेना एक आकार फिट सभी अभ्यास नहीं है और ये समझना कि कब तेज, धीमी श्वास लेनी है या अपनी श्वास को पूरी तरह से रोकना है आपको अपने स्वास्थ्य और कल्याण को अनुकूलित करने में मदद कर सकता है। तेज श्वास लेना या तीव्र श्वास लेना अक्सर शारीरिक परिश्रम के समय आवश्यक होता है, जैसे व्यायाम। तेज श्वास लेने से ऑक्सीजन का सेवन बढ़ता है, जिससे मांसपेशियों और अंगों को अधिक मेहनत करने में मदद मिलती है। तेज श्वास लेने से सहानुभूति तंत्रिका तंत्र भी उत्तेजित होता है, जो शरीर की फाइट या फ्लाइट प्रतिक्रिया को सक्रिय करता है। जबकि ये प्रक्रिया आमतौर पर तनाव से जुड़ी होती है, तो ये व्यायाम के दौरान फायदेमंद हो सकती है, क्योंकि ये एकाग्रता को बढ़ाती है, रक्त प्रवाह बढ़ाती है और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाती है। हालांकि अध्याय इस बात पर भी जोर देता है कि तेज श्वास लेने का उपयोग कम ही करना चाहिए। बहुत जल्दी या बहुत बार श्वास लेने से हाइपर वेंटिलेशन हो सकता है, जिससे चक्कर, हल्कापन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन में गड़बड़ी होती है। तेज श्वास लेना कम समय के लिए फायदेमंद होता है, खासकर तीव्र शारीरिक गतिविधि के दौरान, लेकिन ये एक नियमित श्वास लेने का पैटर्न नहीं बनना चाहिए। दूसरी ओर धीमी श्वास लेना शरीर और मन को शांत करने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। धीमी गहरी सांसें पैरासिम्पैथेटिक तंत्रिका तंत्र को सक्रिय करती हैं, जो विश्राम को बढ़ावा देती हैं, हृदय गति को कम करती हैं और कोर्टिसोल जैसे तनाव हार्मोन को कम करती हैं। धीमी श्वास लेने से फेफड़ों में अधिक कुशल ऑक्सीजन विनिमय होता है और पूरे शरीर में परिसंचरण में सुधार होता है। इस प्रकार की श्वास लेना आराम, ध्यान या चिंता को कम करने की कोशिश करते समय आदर्श है। दिन भर धीमी श्वास लेने का अभ्यास करने से आपकी भावनाओं को नियंत्रित करने, एकाग्रता में सुधार करने और समग्र कल्याण को बढ़ाने में मदद मिल सकती है। यह एक सरल लेकिन शक्तिशाली उपकरण है, जिसका उपयोग कोई भी अपने शरीर और मन में संतुलन लाने के लिए कर सकता है। श्वास रोकना या थोड़े समय के लिए बिल्कुल श्वास न लेना श्वास लेने की एक और ताल है, जिसके अनोखे लाभ हैं। जैसा कि पिछले अध्याय में चर्चा की गई है, अपनी श्वास को तात्कालिक रूप से रोकने से शरीर की ऑक्सीजन आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे फेफड़ों की क्षमता, ऑक्सीजन दक्षता और मानसिक क्षमता में सुधार हो सकता है। श्वास रोकने का तंत्रिका तंत्र पर भी शांत प्रभाव पड़ता है और जब ध्यानपूर्वक अभ्यास किया जाता है तो ये गहरी विश्राम को बढ़ावा दे सकता है। इस अध्याय से मुख्य बात यह है कि विभिन्न श्वास लेने की तालें विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं। तेज श्वास लेना शारीरिक परिश्रम के क्षणों में या जब आपको ऊर्जा का एक त्वरित विस्फोट की आवश्यकता होती है तो उपयोगी होता है। धीमी श्वास लेना विश्राम और तनाव कम करने के लिए आदर्श है। श्वास रोकना फेफड़ों के कार्य को बेहतर बनाने और शांति की भावना को बढ़ाने में मदद कर सकता है। प्रत्येक श्वास लेने की ताल का उपयोग कब करना है, ये समझकर आप अपने स्वास्थ्य और कल्याण को अनुकूलित कर सकते हैं। निष्कर्ष, श्वास लेना सबसे मौलिक कार्य है जो हम करते हैं, फिर भी हम में से अधिकांश इसे गलत तरीके से करते हैं। उथली श्वास लेने से लेकर मुंह से श्वास लेने तक इन खराब आदतों के हमारे स्वास्थ्य पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हालांकि अपनी श्वास के प्रति अधिक जागरूक होकर और स्वस्थ श्वास लेने की तकनीकों को अपनाकर हम अपने स्वास्थ्य को गहरे तरीकों से बदल सकते हैं। इस पुस्तक में हमने नाक के माध्यम से श्वास लेने, अपनी श्वास को धीमा करने और पूरी तरह से श्वास छोड़ने के महत्व को सीखा है। हमने श्वास रोकने और ध्यानपूर्वक चबाने जैसी तकनीकों के लाभों का भी पता लगाया है। ये अभ्यास सरल लग सकते हैं, लेकिन उनके पास फेफड़ों के कार्य से लेकर मानसिक क्षमता और यहाँ तक कि हमारी भावनात्मक भलाई तक सब कुछ बदलने की क्षमता है। श्वास लेना केवल हवा में लेना नहीं है, यह इस बारे में है कि हम इसे कैसे लेते हैं और इसे कैसे बाहर निकालते हैं। जिस तरह से हम श्वास लेते हैं उसमें छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन की गुणवत्ता में ड्रामेटिक रूप से सुधार कर सकते हैं। बेहतर स्वास्थ्य की यात्रा एक श्वास से शुरू होती है। यदि आपको ये अंतर्दृष्टियां सहायक लगी
नहीं हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर करें ताकि आप अन्य महान पुस्तकों से अधिक जीवन बदलने वाली टिप्स और पाठों को मिस न करें। इस वीडियो को उन दूसरों के साथ लाइक और शेयर करना ना भूलें जिन्हें इस ज्ञान से लाभ हो सकता है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक गहरी श्वास लेते रहें और अच्छी तरह से जीते रहें।